सुप्रभात दोस्तों। आज का यह वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है। जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियो में परावर्तन के बारे में पढ़ा चुका हूँ, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा चुका हूँ, तो उसी के आगे हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले दर्पण के बारे में। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण के बारे में। दर्पण, जिसको इंग्लिश में मिरर कहते हैं, मिरर, ठीक है। तो दर्पण, सबसे पहले हम दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। दर्पण क्या होता है? जैसे घर में आप लोग अनजाने में कह देते हैं कि शीशा दीजिए, मुझे अपना चेहरा देखना है। तो वो शीशा नहीं है, वो दर्पण है। और वो कौन सा दर्पण है, अभी हम इसकी भी बात करेंगे। दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं, अभी हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण समझ लेते हैं कि दर्पण क्या है। तो आप जो घर में आप जनरली शीशा कह के मानते हैं, वो दर्पण है। विज्ञान की भाषा में उसको दर्पण के नाम से जाना जाता है। उस दर्पण के एक ओर आप देखते हैं लाल रंग की एक पालिश चढ़ी होती है। वो होते हैं लोहे का लाल ऑक्साइड होता है, जिसकी उस पर क्या की जाती है, पालिश की जाती है। लोहे के लाल ऑक्साइड की क्या की जाती है, पालिश की जाती है। उससे होता क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे दर्पण बना। एक ये आपका जनरल कांच है, प्लेन कांच है ना। इस प्लेन कांच के एक ओर ये हमने क्या कर दी, पालिश कर दी। ये हमने क्या कर दी, पालिश कर दी। ये हमने पालिश कर दी इसके एक ओर। और ये पालिश काहे की है, लाल ऑक्साइड। ये पालिश काहे की है, लाल ऑक्साइड की है। याद रखिएगा, लाल ऑक्साइड की हमने पालिश कर दी। अब होता क्या है, यहां पर एक हमने क्या डाल दिया, लंप, जिसको हम अभिलंब बोलेंगे। एक प्रकाश किरण हमने यहां से डाली, तो वो प्रकाश किरण इस बिंदु पर आकर, यह आपतन बिंदु है, यहां से टकराकर ऐसे वापस चली गई। क्यों चली गई, क्योंकि इस पृष्ठ से इसका क्या हो रहा है, परावर्तन होता है। मतलब ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। याद रखिएगा, ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये क्या हमारा बन गया, दर्पण। ये हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। याद रखिएगा, ये दर्पण है। हाँ, वो बात अलग है कि ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। याद रखिएगा, हम इसकी बात अभी आगे करेंगे। दर्पण बना कैसे, मतलब अगर किसी कांच की एक प्लेट पर उसके एक ओर लाल ऑक्साइड की पालिश कर दी जाए और उसके दूसरी सतह से क्या कराया जाए, परावर्तन कराया जाए, अर्थात दूसरी सतह उसकी क्या हो जाए, परावर्तक हो जाए, तो इसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। अब दर्पण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। दर्पण हमारे क्या होते हैं, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। नंबर 1 दर्पण हमारा कौन सा होता है, समतल दर्पण। नंबर 1 कौन सा होता है, समतल दर्पण। नंबर 1 होता है समतल दर्पण। नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नंबर 2 होता है गोलीय दर्पण। याद रखिएगा, स्फेरिकल मिरर, और वो हमारा प्लेन मिरर है। याद रखिएगा, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, है ना। तो 2 प्रकार का हमारा होता है। अब समतल दर्पण क्या है, अगर किसी समतल सतह, कांच की समतल सतह के एक ओर हम क्या कर दें, लाल ऑक्साइड की पालिश कर दें और दूसरी सतह को क्या बना दें, परावर्तक बना दें। परावर्तक सतह वो होती है जिससे परावर्तन हो, अर्थात प्रकाश किरण टकराकर वहां से क्या करे, लौटे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तक सतह बोलेंगे। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण। तो अब हम बात करते हैं समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण की। यही समतल दर्पण हमारे घरों में होता है। और कभी आप घर में देखते हैं कि शीशे में जब आप थोड़ा ऊपर उठ जाओ तो आपका चेहरा थोड़ा अलग दिखता है, और जब नीचे हो जाओ तो कभी थोड़ा अलग दिखता है। लेकिन ऐसा हर शीशे में नहीं होता है, किसी किसी दर्पण में होता है, जो घर में दर्पण होता है किसी किसी में ऐसा होता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दर्पण पूर्णतया समतल नहीं होता है, इस कारण ऐसा दिखता है। तो अब हम आगे बात करते हैं गोलीय दर्पण की। समतल दर्पण आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण कि गोलीय दर्पण क्या है। देखिए, सबसे पहले गोलीय दर्पण को समझने के लिए ये हमने
एक लिया है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, इसको हमने लिया। अगर इसको हम यहां पर से ऐसे कट कर दें या फिर यहां से ऐसे कट कर दें, ठीक है, तो इसका एक कटा हुआ भाग ये निकल के इस तरीके से आएगा, ये ऐसे कटा हुआ भाग इसका निकल के आया। अब दो बातें हैं, इस कटा हुआ जो भाग आया है निकल के कांच के खोखले गोले का, ये क्या है, कटा हुआ भाग है, काटा गया भाग है। इसके या तो इस तरफ आप पालिश कर दें ऐसे, ठीक है, और या फिर इसके ये अंदर की तरफ पालिश ऐसे कर दें। दो बातें हैं, पालिश दो प्रकार से इसमें हो सकती है। एक कहां हो सकती है, गोले के बाहरी उभरे हुए तल पर हो सकती है, और एक इस भाग के कहां, दबे हुए तल पर हो सकती है। तो अगर ये बाहरी उभरे हुए तल पर पालिश होगी तो इसमें परावर्तन किधर से होगा, परावर्तन ऐसे होगा, इस तरीके से इसमें क्या होगा, परावर्तन होगा। ये प्रकाश की लड़ाई यहाँ टकराकर ऐसे लौट गई। अगर इसमें दबे हुए तल पर पालिश है तो इसमें परावर्तन कैसे होगा, इसमें परावर्तन ऐसे होगा, ये प्रकाश किरण आई और ये ऐसे करके लौट गई, तो इसमें परावर्तन ऐसे होगा, ठीक है। दोनों परावर्तन आपको समझा दिया। इसमें परावर्तन कैसे हो रहा है, इसमें परावर्तन दबे हुए तल से हो रहा है, और पालिश कहाँ है, उभरे हुए तल पे है। और इसमें परावर्तन कहाँ से हो रहा है, उभरे हुए तल से हो रहा है, पालिश कहाँ है, दबे हुए तल पे है। तो ये वाला हमारा कहलाता है अवतल दर्पण। ये क्या कहलाता है, अवतल दर्पण कहलाता है, याद रखिएगा। और ये हमारा कहलाता है उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है, जरा सा भी कठिन नहीं है। देखिए परिभाषा जो गोलीय दर्पण की, यदि कांच के खोखले गोले से एक भाग काट कर निकाला जाए और उसकी एक सतह पर लाल ऑक्साइड की पालिश कर दी जाए, एक सतह पर क्या कर दी जाए, लाल ऑक्साइड की पालिश कर दी जाए, और दूसरी सतह को क्या बना दिया जाए, परावर्तन बना दिया जाए, तो उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा कौन सा, अवतल दर्पण, और एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण की परिभाषा इसी से बना लीजिए आप, देखिए एकदम आसानी से। यदि दर्पण के उभरे हुए भाग पर पालिश की जाए और परावर्तन कहां से हो, दबे हुए भाग से हो, तो हम उसे अवतल दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और इसी प्रकार अब दूसरा, यदि गोलीय दर्पण के दबे हुए तल पर पालिश की जाए और परावर्तन कहां से हो, उभरे हुए तल से हो, तो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। घर में अवतल और उत्तल दर्पण भी आपको दिख सकता है, कहां दिखेगा घर में अवतल और उत्तल दर्पण, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक बढ़िया सा पालिशदार चम्मच लिख लिया, चम्मच सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। चम्मच का एक तल ऐसे होता है गहरा, जिससे हम लोग खाते हैं, और एक उसके पीछे वाला ये तल। तो ये वाले में आप अपना चेहरा देखिए और उसके बाद ऐसे अपना चेहरा देखिए, दोनों प्रयोग आप करके देखिएगा घर पे। तो इसमें आपको अपने चेहरे में और इसमें आपको अपने चेहरे में दोनों में अंतर दिखेगा, वो अंतर आपको कमेंट करके हमको बताना है कि आपने क्या अंतर पाया दोनों में। और इसमें से एक दर्पण उत्तल है और दूसरा अवतल है, वो भी आपको पहचान कर बताना है कि कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है। इस चम्मच के अंदर दोनों दर्पण हैं, एक अवतल भी है और उत्तल भी है, बस शर्त यह है कि वो चम्मच नया होना चाहिए, पालिशदार होना चाहिए। अगर खुरदरा होगा, पुराना होगा, तो उसमें परावर्तन नहीं हो पाएगा। आपको चम्मच में आपका चेहरा बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसको प्रयोग को जरूर आप करके देखिएगा। तो हमारा दर्पण हो गए दो प्रकार के, एक हो गया समतल, एक हो गया गोलीय। अब हम थोड़ी सी इसकी परिभाषाओं की बात कर लेते हैं, इसके मुख्य जो परिभाषाएं होती हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों की बात तो नहीं बार बार कर रहे हैं, एक दर्पण हम लेके चल रहे हैं। तो जैसे हमने मान लीजिए कि ये एक
दर्पण बना दिया। अब आपको पता है कि जिस दर्पण में पालिश कहाँ होती है, उभरे हुए तल पर होती है, वो कौन सा दर्पण होता है, अवतल। ये कौन सा हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब अवतल दर्पण के हम सबसे पहले किसकी बात करने जा रहे हैं, अवतल दर्पण का ध्रुव। सबसे पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, दर्पण का ध्रुव। ध्रुव को लिखते हैं P से, कैसे लिखते हैं, P से। अब ये कहाँ होता है, ये होता है जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का बिल्कुल मध्य बिंदु, याद रखिएगा, परावर्तक सतह का मध्य बिंदु। ये परावर्तक सतह है, ये इसका क्या है, मध्य बिंदु है। इस मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। यही इसकी परिभाषा हो जाएगी। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। M1 M2 हमने इसको नाम दिया है। ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, क्योंकि इसमें पालिश कहाँ है, बाहर की ओर है, और यहां से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा। यहां से इसका क्या होगा, परावर्तन होगा, इसलिए ये क्या है, परावर्तक तल है। ये हमारा क्या है, ये है परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह है, ठीक है। और ये इसका क्या कहलाता है, ध्रुव। तो हमने परिभाषा में यही बताया है कि अवतल दर्पण की परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, याद रखिएगा। तो ये हो गई ध्रुव की परिभाषा। अब हम दूसरी परिभाषा देख लेते हैं, काय की वक्रता केंद्र। काय की परिभाषा देखते हैं, वक्रता केंद्र, ये दूसरी परिभाषा है, अच्छे से समझिएगा। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को लिखते हैं C से। वक्रता केंद्र को कैसे लिखते हैं, C से, अच्छे से समझिएगा। देखिए, तो ये दर्पण कब बना था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि खोखले कांच के गोले से काटा हुआ एक भाग पर हम क्या कर देते हैं, एक सतह पर पालिश कर देते हैं, तो बनता है। तो मान लीजिए वो खोखला गोला ये है, ये वो क्या है, खोखला गोला है, अच्छे समझिएगा। तो ये खोखले गोले का भी एक क्या होगा, केंद्र होगा यहाँ पे। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, अच्छे समझ लीजिए। तो परिभाषा क्या हुई वक्रता केंद्र की, ये समझ लीजिए। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सीधी सी हो गई परिभाषा। अब हम अगली परिभाषा समझते हैं, तीसरी, कौन सी, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कैपिटल R से लिखते हैं। अब वक्रता त्रिज्या क्या है, इसको समझिए। दो चीजें अभी आपने पढ़ी, एक दर्पण का ध्रुव और एक वक्रता केंद्र। अब हम तीसरी पढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो ये फिर से वही बात कि ये क्या है, गोलीय दर्पण। ये किसका, एक खोखले कांच के गोले का कटा हुआ भाग है। उस गोले के की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। उस गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और इसका मान ध्रुव P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है। ध्रुव P से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, मतलब वक्रता त्रिज्या यहाँ पर R कहाँ होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, मतलब CP होगी, ठीक। तो परिभाषा फिर क्लियर कर लीजिए। गोलीय दर्पण जिस कटे हुए गोले का एक भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को ही गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगली परिभाषा हम समझ लेते हैं, मुख्य अक्ष। कौन से समझते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव P। ये हमारा क्या है, दर्पण का ध्रुव P, और ये क्या है, वक्रता केंद्र C। तो दर्पण के ध्रुव P को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है, दर्पण के ध्रुव P को वक्रता केंद्र C से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता मुख्य अक्ष कहलाती है। बात क्लियर हो गई आपको। तो यहाँ पर CP क्या है, मुख्य अक्ष है। अब हम अगली परिभाषा देखते हैं, द्वारक। अगली परिभाषा क्या देखते हैं, द्वारक। नंबर 5 परिभाषा देखते हैं, द्वारक। द्वारक की, यहां पर द्वारक क्या है,
M1 M2 ये क्या है, द्वारक है। अब परिभाषा इसकी आप खुद ही से बना लो, ये द्वारक की परिभाषा क्या बनेगी, देखिए M1 से लेके M2 तक, मतलब ये कौन सा भाग है जहां से परावर्तन हो सकता है, ठीक है। तो दर्पण की परावर्तक सतह है जहां से परावर्तन हो सकता है, वही क्या होती है, उसका द्वारक होती है। जैसे यहाँ पर M1 से M2 तक की दूरी क्या है, द्वारक है, ठीक है। अगली परिभाषा हम लेते हैं फोकस। अगली परिभाषा क्या लेते हैं, फोकस, बिल्कुल सीधी सीधी परिभाषा। अब फोकस क्या है, फोकस समझ लेते हैं। देखिए जैसे कि ये हमने एक अवतल दर्पण बनाया, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, ये इसका दर्पण का क्या है, ध्रुव है, ये हमारा क्या है, दर्पण है M1 M2, ठीक। बात समझिएगा, ये अवतल दर्पण बनाया है हमने। अवतल दर्पण के मुख्य, देखिए अब कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर, ये देखिए आपतित हो रही है, कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, ये कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, अच्छे समझिएगा, समांतर, समान अंतर पर मुख्य अक्ष के आ रही है, ये हमारी मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आ रही है। तो जब इस पे लड़ेंगी जाके, तो टकराने के बाद ये वहां से क्या होंगी, परावर्तित होंगी। परावर्तित होने के बाद ये दर्पण के मुख जिस बिंदु पर मिलेंगी, ये देखिए जिस बिंदु पर दर्पण के मिलेंगी, ये ऐसे करके ये सब आकर दर्पण के इस बिंदु पर टकराने के बाद मिलती हैं, तो यही दर्पण का क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। दर्पण के जिस बिंदु पर मिलती हैं वही दर्पण का क्या है, फोकस है। लेकिन अब बातें दो हैं, ये तो अवतल में हमने समझाया, उत्तल में कहां होगा, उत्तल को भी हम समझ लेते हैं। जरा उत्तल का देखिए कैसे होता है। ये हम सबसे पहले क्या बना दे रहे हैं, उत्तल दर्पण बना दिया हमने। ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, अच्छे समझिएगा, ये इसकी क्या है, मुख्य अक्ष है, इसको हमको अच्छे समझ लेना है। या फिर इसको ऐसे भी आप बना दीजिए, इस तरीके से बना दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा ध्यान देना है कि वो है कुछ नहीं इसमें। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण हो गया, ये इसकी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई। इस मुख्य अक्ष के, ये इसका दर्पण का ध्रुव हो गया, इस मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के क्या समांतर प्रकाश किरणें चली आ रही इधर से, ठीक। तो ये देखने में हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक बिंदु है, ये ऐसा लगता है कि ये सारी की सारी यहाँ पर जाकर मिल रही हैं या फिर यहाँ से आ रही है। बात क्लियर समझ लीजिए, ये जो बिंदु है यही क्या है, दर्पण का फोकस है। तो दोनों में एक अंतर है छोटा सा, क्या अंतर है कि अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है और वास्तविक होता है, जो तल की ओर होगा वो वास्तविक है। और उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, मतलब काल्पनिक होता है। अब परिभाषा समझ लेते हैं। दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, दर्पण की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखो मुख्य अक्ष पे है दोनों में, ठीक है। जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती हैं, तो वे परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या फिर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को ही दर्पण का क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक तल की ओर होता है, वास्तविक होता है। उत्तल दर्पण में जो फोकस होता है वो परावर्तक तल के दूसरी ओर होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। तो ये हो गई काय की बात, फोकस की बात। अब हम बात कर लेते हैं फोकस दूरी। आप काहे की बात करते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी की बात कर लेते हैं कि फोकस दूरी क्या होती है। फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ से, क्या लिखते हैं, स्मॉल एफ से। अब फोकस दूरी क्या है, अभी आपने पढ़ा फोकस और ये क्या है, ध्रुव। तो फोकस से लेकर ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। सीधी सी परिभाषा है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। जैसे यहां से लेके P से लेके F तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी है। और इसको कैसे लिखते हैं, F से लिखते हैं। इसका जो मान होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या क्या थी, ये C से P तक की दूरी, वक्रता त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा। ये फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है, मतलब वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा आती है फोकस तल। अगली क्या आती है, फोकस
तल। तो 7 नंबर पे हम पढ़ेंगे कौन सी परिभाषा? फोकस तल। फोकस तल क्या है? मतलब ये हमारा क्या है? फोकस। यहां पर से एक अभिलंब डाल दिया जाए, किसके किसके लंबवत? मुख्य अक्ष के। तो फोकस से होकर जाने वाला, फोकस से होकर जाने वाला किसके? मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को हम क्या कहते हैं? फोकस तल। हम क्या कहते हैं? फोकस तल कहते हैं। यहाँ पर ये क्या है? फोकस तल है। याद रखिएगा, ये किससे होकर जाता है? फोकस से होकर जाता है। और ये किसके? मुख्य अक्ष के क्या होता है? लंबवत होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? फोकस तल है। याद रखिएगा। अगली हेडिंग, अगली हेडिंग है हमारी संयुग्मी फोकस। कौन सी हेडिंग है? संयुग्मी फोकस। संयुग्मी फोकस, इसकी बात समझ लेते हैं। संयुग्मी फोकस क्या है? तो संयुग्मी फोकस का मतलब होता है कि यदि दर्पण के एक बिंदु पर रखी गई वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का संयुग्मी फोकस कहते हैं। तो याद रखिएगा, मैंने आज आपको कई परिभाषाएं बताई हैं, ठीक है? दर्पण के बारे में पूरा समझाया है। आपको अच्छे से वीडियो को देखना है, पूरा देखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा। और अच्छे से नोट्स तैयार करिए। कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं।